केपेक्स सरकार का एक बड़ा फोकस है, इंफ्रास्ट्रक्चर का केपेक्स, इसके साथ साथ बाकी जो चीज़ें हैं उस पर लगातार एक बड़ा खर्च कर रही है सरकार। 11.5 लाख करोड़ के आसपास का एक बजट निर्धारित किया गया है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए हैं उमेश चौधरी जी टीटागढ़ वैगन से। सर, अगर हम इस पूरे खर्च को देखें, किस तरह का बेनिफिट देगा ये इकोनॉमी को, किस तरह का बेनिफिट देगा इंडस्ट्री को, और किस तरह का बेनिफिट टीटागढ़ वैगन से? जी, इस बार बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को एक तरीके से एक साथ एकत्रित करके और इकट्ठा करके एक नंबर दिया गया है। जो डिस्ट्रीब्यूशन हर विभाग के लिए होता था कि रोड में इतना, रेल में इतना, डिफेंस में इतना, उसे एक तरीके से अलग अलग नहीं बताया गया है वित्त मंत्री जी के द्वारा। पर द वेरी फैक्ट कि ये 10 लाख करोड़ जो हुआ करता था, इसे उस बेस को 10 लाख करोड़ इन इट सेल्फ एक बहुत बड़ी बेस थी, उसे फर्दर बढ़ा करके 11.25 लाख करोड़ करा गया है। प्लस स्टेट्स को मदद दी जाएंगी कि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को फर्दर अपने तरीके से डेवलप करें। ये एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है और बहुत महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर देश का रोबस्ट नहीं होगा तो इंडिया जो है वो जो एक एस्पिरेशन, जिस एस्पिरेशन पे जा रही है, विकसित भारत बनने के एस्पिरेशन पे या थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के एस्पिरेशन पे, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के वो चीज़ संभव नहीं है। हालांकि जो इस बार बजट है वो एक तरीके से मेरा ये मानना है कि एक एजेंडा डॉक्यूमेंट है अगले 5 सालों का। एजेंडा डॉक्यूमेंट इसलिए है कि अगले 5 सालों में सरकार किस तरीके से एक होलिस्टिक ग्रोथ, जो कि हर क्षेत्र को, हर सोसाइटी के हर क्षेत्र को, हर समुदाय को टच करते हुए और आगे बढ़ना चाहती है, उसे दर्शाता है। वो स्किल डेवलपमेंट हो। आज इंडस्ट्री में हमारे लिए आज के दिन सबसे एक कठिन जो परिस्थिति में होती है वो स्किल्ड वर्कफोर्स की हो रही है। तो आज स्किल डेवलपमेंट पे बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है, एम्प्लॉयबिलिटी पे इम्पोर्टेंस दिया गया है, एम्प्लॉयमेंट पे इम्पोर्टेंस दिया गया है, फार्म इनकम पे इम्पोर्टेंस दिया गया है, या फिर जो डिस्पोजेबल इनकम है इन द हैंड्स ऑफ पीपल, उसे बढ़ाने पे एक जो इम्पोर्टेंस दिया गया। ये सब जो है इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर को अल्टीमेटली सपोर्ट करेगी। सर, हम अगर बजट के अनाउंसमेंट की बात करें तो उससे कहीं ज़्यादा उसके फाइन प्रिंट्स में होता है। अब सिर्फ अगर रेलवे की बात करते हैं तो जिस तरह से अंतरिम बजट में अनाउंसमेंट की गई थी, उसके बाद रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर का अपग्रेडेशन, रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट, इसके अलावा जो पुरानी रेक्स हैं उनको पूरी तरीके से बदलना, नए वेगन्स की रिक्वायरमेंट, कॉरिडोर्स 3 अनाउंस किए गए थे। ये किस तरह से बेनिफिट करेगा रेलवे के सेक्टर को, और उसमें आपकी जो हिस्सेदारी वो कैसी होगी? जी, रेलवे के सेक्टर को तो वो बेनिफिट करेगा ही, क्योंकि अगर आप देखें तो जो पिछले साल के बजट में भी जो 10 लाख करोड़ थे, उसमें सेकंड हाईएस्ट या इस तरीके से मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन एलोकेशन जो रेलवे को दिया गया था, और उसे काफ़ी एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी दी गई थी रेलवे के एलोकेशन को। सो मेरा मानना है कि वो ट्रेंड जो है वो इस जो फाइन प्रिंट्स में भी कंटिन्यू करेगा। और जहाँ तक हमारी कंपनी का सवाल है, हम रेलवे में टीटागढ़ रेल सिस्टम्स, हम पूरी तरह से रेलवे में के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो फ्रेट पे हो चाहे वो पैसेंजर पे हो। तो फ्रेट पे हम लार्जेस्ट वैगन मैन्युफैक्चरर हैं। तो आज अगर इंडिया अपनी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को घटाना चाहता है और अपनी मॉडल शेयर ऑफ रेलवे को बढ़ाना चाहता है, उसके लिए जो नए वैगन्स चाहिए या नए डेडिकेटेड कॉरिडोर्स आएंगे उसके लिए नए वैगन्स चाहिए, तो टीटागढ़ जो है उस पर इंडियन रेलवे के साथ काम करती है। जहाँ तक पैसेंजर ट्रेन्स का सवाल है या अर्बन मोबिलिटी का सवाल है, हम मेट्रो कोच के मैन्युफैक्चरर हैं। हमने अभी पुणे मेट्रो कंप्लीट की है, बैंगलोर का हम CRRC के साथ एग्जीक्यूट कर रहे हैं, सूरत अहमदाबाद का कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात जो है वो वंदे भारत, जो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन्स बन रहे हैं इंडिया में, वो टीटागढ़ बनाने जा रहा है एज ए टेक्नोलॉजी पार्टनर। टीटागढ़ और BHEL के जो एक जॉइंट वेंचर या कंसोर्शियम है, उसमें हम वंदे भारत अगले साल अपनी ट्रैक्स पे उतारेंगे। और मेरा ये मानना है कि जब ये ट्रेनें जब चलनी चालू हो जाएंगी, तब एक क्वांटम शिफ्ट, जिस तरीके से लोग, हम और आप जैसे लोग भी ट्रैवल करते हैं, जो आज के दिन हवाई ट्रैवल को एक प्रेफर्ड रूट मानते हैं, वो वंदे भारत स्लीपर आने के बाद डेफिनेटली शिफ्ट होने वाला है। सर, आपने वंदे भारत की बात कही, स्लीपर की बात कही, तो एक जिज्ञासा हो जाती है कॉमन मैन के नाते कि आखिर ये वंदे भारत स्लीपर आएगी कब?
इस कैपेसिटी के एनहेंसमेंट के लिए आपका इन्वेस्टमेंट कितना है और आगे इसको कैसे बढ़ाएंगे? जी, वंदे भारत स्लीपर अब आनी चालू हो जाएगी। अगर आप उसे एक एडिक्वेट संख्या में बोलें तो उस पर तो ऑब्वियसली करीब 2-2.5 साल लग जाएंगे, बट मैं अपनी ट्रेन की बता सकता हूँ जो हम और BHEL बना रहे हैं, वो 2025 में हम सप्लाई करेंगे पहली ट्रेन। हमारी प्रोटोटाइप बननी चालू हो चुकी है और डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। और जहाँ तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है, हमारी कंपनी 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में, कैपेबिलिटीज़ पे। हम अपनी कंपनी को, और ये भी एक ज़रूरी चीज़ है कि भारतवर्ष में जो प्रधानमंत्री जी की एक पॉलिसी है, जो उनकी जो एक पुकार है कि पहली ये पुकार थी मेक इन इंडिया की, फिर थी आत्मनिर्भरता की, और एक पुकार है जो लोकल फॉर ग्लोबल। तो हम अपनी जो कैपेबिलिटी बना रहे हैं वो सिर्फ भारतीय मार्केट को मद्देनज़र रखते नहीं बना रहे, हम ये बना रहे हैं कैपेबिलिटी, और हमारे तरह और भी बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो इसी तरह से कर रही हैं, जो कि इंडियन फैसिलिटी ग्लोबल स्तर पे competitive हो सके, क्वालिटेटिव हो सके, और हम इंडियन प्रोडक्ट को इंडियन ब्रांड के साथ ग्लोबली सप्लाई कर सकें। सर, एक चर्चा बीच में इस तरह की भी आई थी कि बुलेट ट्रेन जो पहला प्रोजेक्ट है हमारा, उसकी तर्ज पे कई जगह और फिजिबिलिटी के रिपोर्ट सरकार तैयार कर रही है। इसके अलावा ये जो बुलेट ट्रेन चलने वाली है उसको भी कोई भारतीय कंपनी बना सकती है क्या? उसमें टीटागढ़ का कोई इंटरेस्ट है या आपने कुछ चर्चा की इस पर? जी, जो पहली अभी मुंबई अहमदाबाद की जो बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है वो जापानीज़ कंसेशनल फंडिंग के अंतर्गत है। तो उसमें जो पहली ट्रेनें जापान से आएंगी, बाकी ट्रेनें यहाँ असेंबल होंगी एक जापानीज़ कंटेंट के अंतर्गत। लेकिन ये जो है ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है, ये बुलेट ट्रेन जो प्रोजेक्ट है ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। और इंडिया अगर हम कंपेयर करें तो हम अब 5वीं मोस्ट डेवलप्ड इकनॉमी हैं, और हमसे जो लेस डेवलप्ड इकनॉमीज़ हैं वो भी आज के दिन बहुत हाई स्पीड रेलवे पे इन्वेस्ट कर चुकी हैं, उसका नेटवर्क बना चुकी हैं। तो हम एक तरीके से लेट स्टार्टर्स हैं, और हमें जो कैचअप करना है वो बहुत जल्द ही कैचअप करना पड़ेगा। और बुलेट ट्रेन या हाई स्पीड ट्रेन की जो एक वायबिलिटी होती है या उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो सिर्फ स्पीड कम करने के लिए नहीं होती है, वो एक ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए होती है, उस पूरी एरिया की, उस पूरे रीजन की। तो ज़रूर इंडिया में जब बुलेट ट्रेन का एक प्रोलिफरेशन होगा सब जगह, और जब इंडियन कंपनीज़ को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, हम ज़रूर बुलेट ट्रेन या हाई स्पीड ट्रेन बनाना चाहेंगे। ऑलरेडी हमारी जो इटली में इन्वेस्टमेंट है, उन्होंने इटालियन हाई स्पीड रेलवे जो है फ्रेचारोसा, उसके लिए डब्बे बनाए थे। तो हमारे पास उसकी एक एक्सपीरियंस है, उसकी एक नो हाउ है जिसे हम यहाँ पे ला सकते हैं। आखिरी सवाल सर, बजट को 10 में से कितने नंबर देंगे? जी, अगर इसको होलिस्टिकली देखूं तो मैं बोलूँगा कि ये बहुत ही एक हाई स्कोरिंग बजट है, क्योंकि हमें इंडिया को विकसित भारत अगर बनाना है तो विकसित भारत संपूर्ण रूप से बनाना है। शॉर्ट टर्म अगर हम मेजर देखें कि सिर्फ अगर हम स्टॉक मार्केट या इंफ्रास्ट्रक्चर या एक ही चीज़ पे अगर फोकस करें तो वो सस्टेनेबल नहीं होगा ग्रोथ स्टोरी जो है इंडिया का। सो मैं उस मद्देनज़र से इस बजट को बहुत हाई स्कोर दूंगा कि ये एक हर क्षेत्र को छूता हुआ बजट है, और एक तरीके से अगर इमारत जो बन रही है उसकी फाउंडेशन चारों तरफ से स्ट्रॉन्ग तरीके से बनाई गई है, ताकि अगले 5 सालों में वो इमारत जो है वो बहुत सुंदर और मजबूत खड़ी की जा सके। तो ये है ओवरऑल हॉलिस्टिक विकास का बजट, एक विकसित भारत की एक मजबूत नींव बनाने वाला बजट। हमारे साथ खास बातचीत के लिए उमेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।